सो वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस करेंगे आज चैप्टर 10 ऑफ द रिव्यू लिटरेचर बुक विच इज टाइटल्ड एज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें जो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द रिव्यू लिटरेचर जो प्रोसेस जो है इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच इज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ मतलब द we discuss the continuous ठीक है we discuss the continuous process involved in the creation of literature review राइट। और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ द लिटरेचर व्हेन डिस्कसिंग द फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च। बेसिकली पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा है कि जब भी हम लिटरेचर रिव्यू जो लिख रहे हैं ना, जब क्रिएट करते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि हम लिटरेचर रिव्यू को जो है, जो भी हमने लिटरेचर रिव्यू लिखा है उसको जब हम डिस्कशन, जब हम अपने फाइंडिंग को डिस्कस करते हैं राइट, उस समय पे लिटरेचर रिव्यू को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो दो चीजों के बारे में इसकी क्लैरिटी इस चैप्टर में। एक तो डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस जो है, क्रिएशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जब लिटरेचर रिव्यू क्रिएट जो करते हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और दूसरा कैसे हम लोग जो है लिटरेचर रिव्यू के इंफॉर्मेशन को अपनी जब फाइंडिंग को डिस्कस करेंगे तो उसमें कैसे इंटीग्रेट करते हैं। लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस जो है ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑलरेडी उसने चैप्टर 1 और 6 में क्या किया है कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो स्टार्ट कब होता है, विच बिगिंस व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट टू डेवलप एन आइडिया। लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस जो है वहीं से शुरू हो जाता है जब सबसे पहले हम लोग आइडिया डेवलप करते हैं कि हम कोई भी थीसिस का आइडिया जब कंसीव करते हैं कि भाई ये इस पर्टिकुलर आइडिया पे हम काम करने वाले हैं, वहां से फॉर योर रिसर्च टू इट इज फर्स्ट स्टार्ट्स टू डेवलप एन आइडिया फॉर योर रिसर्च एंड डज नॉट एंड until the final draft of the dissertation or thesis is complete। जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं बन जाता है डिसर्टेशन का, थीसिस का, तब तक ये चलता रहता है। मतलब जब आइडिया कंसीव होएगा तब से शुरू होगा टिल जब हमारा फाइनल थीसिस लिखा जाएगा, तब उस समय तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही रहता है लिटरेचर रिव्यू, और कभी एंड नहीं होता। Throughout the book ये बोल रहे हैं कि we have highlighted that the ongoing nature of literature review जो है it is an integral part of research process। ये research process का एक integral part है, right? जो literature review का ongoing nature जो है, ongoing nature of literature review is an integral part of research process। ऑनगोइंग नेचर आगे चल के क्लियर होएगा, ठीक है। ऑनगोइंग नेचर ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो है वो अभी इतना समझना है कि ऑनगोइंग नेचर ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो है वो रिसर्च प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्यों है? बिकॉज योर वर्क इज ऑलवेज कनेक्टेड विद दैट ऑफ द अदर्स। क्योंकि हमारा काम जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा काम जो है दूसरे के काम से भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। So there is a interconnections between our work and other works, ठीक है। इसलिए ये जो है वो एक तरह से ongoing नेचर का है। ongoing नेचर का लिटरेचर इसलिए बन पाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो कि एक तो ये स्टार्ट हो रहा है जब आइडिया कंसीव हो रहा है तब से, और जब तक हमारा फाइनल थीसिस एंड नहीं हो जाता, हम लिख नहीं लेते हैं, जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं बन जाता तब तक ये चलेगा रिव्यू लिटरेचर। अब रही बात कि हमारा वर्क जो है वो दूसरे के वर्क से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, करेक्ट। इंटरकनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन से हमने आइडिया कंसीव किया, सपोज करो कि आज हमने प्रोटोकॉल लिखा और करके सबमिट कर दिया, अब हम फाइनली अपना काम करेंगे और काम करके जब हमारा थीसिस जिस दिन एंड होएगा वो तो फाइनल थीसिस लिखेंगे, वहां पर भी तो मुझे लिटरेचर लिखना है ना, आप समझ गए।
तो जब हमारा स्टडी एंड होएगा, राइट, और जब हमने अपना आइडिया कंसीव किया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में काम करेंगे, तब से स्टार्ट करो, और जब तक हमारा थीसिस एंड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उस बीच में लोगों ने काम तो किया होगा, कोई ना कोई, क्योंकि बाकी लोग तो बैठे नहीं हुए ना, हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ साथ इस वर्ल्ड में बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे सेम ही टॉपिक पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे टॉपिक से इंटरकनेक्टेड लोग काम कर रहे हो, समझ गए। तो जैसे जैसे उनका पेपर आएगा, भाई उनके भी तो पेपर आएंगे ना, उनके भी काम आएंगे, उनके भी रिजल्ट आएंगे, दे विल ऑल्सो पब्लिश, यू विल ऑल्सो पब्लिश। तो वो सारी चीजें बात जो है वो इंटीग्रेट करनी पड़ेगी आपको रिव्यू लिटरेचर में, राइट, जब तक कि आपका फाइनल राइटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि वो आपका काम जो है उन लोगों के काम, दूसरे के काम से भी रिलेटेड है। तो जिस मोमेंट पे आएगा उसका इंफॉर्मेशन इंक्लूड होना चाहिए, जिस मोमेंट, तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली वो रीड करना पड़ता है रिव्यू लिटरेचर, और कंटिन्यूअस चलते रहना होता है, इसलिए ये ऑन गोइंग नेचर है लिटरेचर रिव्यू का, क्योंकि आपका वर्क दूसरे से वर्क से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको बार बार पढ़ते रहना कि कोई नई बात हमारे स्टडी से रिलेटेड तो नहीं आई, यदि जो भी आई दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू, एंड इन दैट्स व्हाई इट इज ए ऑनगोइंग नेचर है, इसलिए उसका ऑनगोइंग नेचर है लिटरेचर रिव्यू के क्रिएशन का जो प्रोसेस है, जो व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर लिटरेचर रिव्यू। प्रोटोकॉल से थीसिस तक भी कितने एडिट एग्जैक्टली, तो वो आएंगे, राइट। For this reason, it is important that you are continually exploring the related development in your field. इसलिए आपको कंटिन्यूअसली जो है, आपको हमेशा लगातार आपके फील्ड में क्या हो रहा है उसमें आपको अपग्रेड करना जरूरी है, रिलेटेड डेवलपमेंट जो भी हो रहा है उसको पढ़ते रहना है, एंड दैट यू कीप रीडिंग as new publications appears which may be relevant to your research। ठीक है, क्लियर। फॉर दिस रीजन बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर कंटिन्यूअली एक्सप्लोरिंग, आप एक्सप्लोर कर रहे हो रिलेटेड डेवलपमेंट इन योर फील्ड, आपके फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको लगातार आप एक्सप्लोर करोगे और करना है, एंड दैट यू कीप रीडिंग, और पढ़ते रहना है, या एज न्यू पब्लिकेशंस अपीयर्स which may be relevant to your research, जो आपके रिसर्च से रेलिवेंट है उस पब्लिकेशंस को पढ़ते रहना। एज टाइम गोज बाय, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो क्या होता है, इट इज पॉसिबल दैट यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट थियोरीज, मेथडोलॉजी एंड आइडियाज, मतलब जो आप टॉपिक पे जो काम कर रहे हो उसमें आपने एक पर्टिकुलर थ्योरी पे आप काम कर रहे हो, आपका एक पर्टिकुलर थ्योरी है, एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी है, एक पर्टिकुलर आइडिया है कि हम ऐसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो उस आइडिया पे आप काम कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपका आइडिया जब कंसीव हुआ टिल आपका थीसिस एंड होएगा, उस बीच में जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा तो हो सकता है कि जो थ्योरी, जिस थ्योरी पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई दूसरी थ्योरी आए उसी चीज को सॉल्व करने के लिए, अदर कोई दूसरा मेथडोलॉजी भी यूज कर सकता है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई तीसरा आदमी एक डिफरेंट आइडिया भी लेकर के आ सकता है, करेक्ट। तो ये बोल रहा है, अब यदि ये ऐसा होएगा, when you will come across the different theories, methodology and ideas, तो क्या करेगा, which cause you to see your own research in different light। अब आपको अपने भी रिसर्च को कि डिफरेंट लाइट में, मतलब इस थ्योरी से आपका रिसर्च आपका कैसा होगा, राइट, उस पर्सपेक्टिव से भी अपने रिसर्च को तो देखोगे ना, कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसी चीज को कोई दूसरा इस एंगल से भी देखता है, ऐसे भी देखता है, यदि उसके लिए आप तो एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी से एक्सप्लोर कर रहे हो, दूसरे मेथड से एक्सप्लोर करते तो क्या रिजल्ट आता, आप समझ गए। तो यही बोल रहे हैं कि you will see which cause you to see your own research in a different light।
These references will then need to be integrated in your writing in later draft of your literature review. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये रेफरेंसेस जो है, यदि डिफरेंट थ्योरीज एग्जिस्ट करी, मिला, मेथोडोलॉजी आई या आइडियाज आई, राइट, और आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अब अपने रिसर्च को देखा, इनके रेस्पेक्ट में अपने रिसर्च को जो देख रहे हो, तो इनके रेफरेंस जो होंगे उसको आपको अपने थीसिस में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि वो उस दौरान जो है ये सारी स्टडी आई हैं जो सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से देख रही हैं सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट मेथड अप्रोचेस लगा रहे हैं लोग, राइट, डिफरेंट सोच है उनकी कि हम ऐसे भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड सिंस इट इज इंटरकनेक्टेड विथ योर ओन रिजल्ट, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को ला करके डिस्कस करना आपको, ठीक है। तो इसको आप उन रेफरेंस को फिर आप इंटीग्रेट करोगे अपनी राइटिंग में। You may also wish to revise your literature review in the light of your own research finding. ऐसा भी होएगा कि सपोज करो कि आपने लिटरेचर रिव्यू लिख दिया है, लेकिन आपका जो फाइंडिंग्स जो आया, आपका तो रिसर्च फाइंडिंग्स तो आ गया कि आपने कर लिया अपने स्टडी, अब आपको लिखना है लिटरेचर रिव्यू फाइनल थीसिस में। तो उस समय पे जो आपने प्रोटोकॉल में लिखा या जो कुछ भी आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है, प्रिपेयर किया, हो सकता है कि उसको उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपके लिटरेचर रिव्यू को। जो आपने एमएससी थीसिस में भी देखा था कि जो हम लोगों ने जब वहाँ पे लिखा तो बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करी थी कि नए आर्टिकल्स लेकर के आए थे, डाले थे रिव्यू लिटरेचर में, और जैसा हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स जो आया था उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन भी ठीक किया था, डिस्कशन भी ठीक किया था, फिर हमने रिव्यू लिटरेचर भी उसी के हिसाब से लिखा था। गॉट इट? तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यही बोल रहा है कि यू मे ऑल्सो विश टू रिवाइज योर लिटरेचर रिव्यू इन द लाइट ऑफ योर ओन रिसर्च फाइंडिंग। आपकी रिसर्च फाइंडिंग कैसे आई है उसके बेसिस पे हो सकता है कि आप सोचें कि हमको रिवाइज करना चाहिए। It may be that your research generates certain results which cause you to change the focus of your literature review. ये कब होएगा कि जब आपका रिजल्ट जो है वो एक डिफरेंट आ जा रहा है, पहले जो आपने लिखा था, लिटरेचर रिव्यू किया था, उसके बेसिस पे आपने काम किया, लेकिन आपका रिजल्ट अब दूसरा आ गया, उससे हट के आया, तो आप रिव्यू लिटरेचर जो है आप उस समय पे चेंज करते हो, उस समय पे आपको रिवाइज करना जरूरी होता है। एक तो ये है, और इवन टू इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस एन एरिया ऑफ रीडिंग दैट यू हैड नॉट इंक्लूडेड प्रीवियसली। या उस केस में ऐसा हो सकता है कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी इंट्रोडक्शन में कोई बात लिख रहे हो या डिस्कशन में, राइट, जब डिस्कशन लिख रहे हो तो वो एरिया ऑफ रीडिंग जो है वो वहां पे जो है, जो भी जब कोई भी जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, कोई डिस्कशन पढ़ेगा, तो वहां पे कोई रिव्यू लिटरेचर की बात लेकर के आ रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, ये बात लिखने के लिए मुझे दूसरे के रेफरेंस को लेकर के आना जरूरी है, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपके रिजल्ट जो होंगे वो उधर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप मान लो कि कोई इंट्रोडक्शन में काम कर रहे हो या डिस्कशन लिख रहे हो, वो वहां पे किसी की स्टडी को आप लेकर के आए, तो उसको भी, चूंकि आपने पहले तो वो नहीं लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हो जो पहले आपके रिव्यू लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ था, तो उसको उसमें इंक्लूड करने के लिए आप उसको रिवाइज करते हो, ठीक है। फाइनली इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन अगेन दैट इट इज through the redrafting of your literature review that you are able to fine tune your argument. ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि it is important to mention again that it is through redrafting your literature review. क्या करते हो आप? जब लिटरेचर रिव्यू को रीड्राफ्ट करते हो, करने से ही क्या होता है कि you are able to fine tune your argument. जैसे मान लो कि जो भी आर्गुमेंट आप देना चाहते हो, जो जिस आर्गुमेंट को भी आप एम्फसाइज करना चाहते हो,
ठीक है। तो जब आप रीड मतलब बेसिकली आपको आपका आर्गुमेंट जो है, आप लिटरेचर रिव्यू हम इसीलिए लेके के आ रहे हैं कि हम कई बात को हम सपोर्ट करना चाहते हैं कि दूसरे लोगों ने भी ऐसे काम किए हुए हैं, या हम जो भी आर्गुमेंट्स दे रहे हैं अपने बात तक पहुंचने के लिए या लिखने के लिए, उसके लिए हम रिव्यू लिटरेचर लेके के आ रहे हैं। तो आप यदि मान लो कि सिर्फ उतनी ही वही रेफरेंसेज आप इंक्लूड करो रिव्यू लिटरेचर में जिसकी हमें जरूरत है आर्गुमेंट, किसी आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए, तो सही बात है। अदरवाइज मान लो कि आप अननेसेसरली बाकी भी चीजें लेकर के आ रहे हो जिसको आप कहीं जरूर अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए या डिस्कशन में आप यूज नहीं कर रहे हो, तो अननेसेसरली वो यूजर का ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो काम की चीज नहीं है। तो फाइन ट्यून करना होता है, तो उस समय पे वो सारी चीजें हटानी होती हैं कि जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करें, उन चीजों को रिमूव करना पड़ता है, उन चीजों को वॉश आउट करना है, ताकि फोकस जो हो वो वहीं पे रहे कि जहां पे हम काम करना चाहते हैं। बेसिकली मतलब कि जो जिन जिन रिव्यू लिटरेचर की जरूरत है हमें, उन आर्टिकल को ही हम रेफरेंस भी करेंगे, उन्हीं को डिस्कस भी करें, उनको ही रिव्यू लिटरेचर में हम लेकर के आएंगे। ठीक है। एंड उसके बाद फाइन ट्यून करने के लिए आप यूज करते हो एंड क्लेरिफाई एंड आर्टिकुलेट द फोकस ऑफ योर रिसर्च एंड द रिसर्च क्वेश्चंस। बेसिकली इन चीजों को जब आपको हाईलाइट करना होता है, क्लियर करना होता है, आपके फोकस ऑफ रिसर्च को वो क्लियरिटी के साथ जब आपको लिखना है, और रिसर्च क्वेश्चंस को ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही इसको रीड्राफ्ट किया जाता है बेसिकली रिव्यू। या इन अदर वर्ड्स आप अपने रिसर्च को क्लियरली स्टेट करना चाहते हो, अपने रिसर्च के फोकस को रीडर तक पहुंचाना चाहते हो, और आपका रिसर्च क्वेश्चंस क्या है उन चीजों को आप हाईलाइट करना चाहते हो। उसके लिए जो जो आर्गुमेंट्स ले रहे हो, राइट, वो आर्गुमेंट और इन चीजों को जब फोकस में ले करके आओगे, क्योंकि उसी आर्गुमेंट से आप प्रूव करने वाले हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने लिटरेचर रिव्यू को रीड्राफ्ट करो ताकि उसमें कचरे ना हो। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज हटा देनी चाहिए। द फॉलोइंग कोट्स जो है, द फॉलोइंग कोट्स आर फ्रॉम द राइटर्स ऑफ सम ऑफ द डिजिटेशंस एंड दीज and theses from which extract have appeared throughout the book। मतलब अभी तक जो भी मतलब पूरे बुक में इन्होंने जो जो आर्टिकल्स और थेसिस लिए थे उन्हीं के लिए हुए हैं, यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी लिए हुए हैं। दे डिस्क्राइब व्हाट द रिव्यू लिटरेचर प्रोसेस मीन्स टू देम। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनके लिए रिव्यू लिटरेचर प्रोसेस का मतलब क्या है, कि उन्होंने क्या समझा कि रिव्यू लिटरेचर प्रोसेस क्या चीज है बेसिकली। एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट है ये समझना और जानना, क्योंकि आपको ना उससे बहुत कुछ इंसाइट मिलेगा जब आप उनकी बात को समझोगे तो। राइट, जैसे जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि क्रिएशन ऑफ रिव्यू लिटरेचर जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, राइट, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो वो बताएंगे वो अपने अनुभव के हिसाब से, विथ देयर एक्सपीरियंस लोगों ने अपनी थेसिस कंप्लीट कर ली है, राइट, और उनके व्यूज लेकर के आ रहा है ताकि आपको उनसे इंसाइट मिले कि वो क्या कहना चाहते हैं रिव्यू लिटरेचर प्रोसेस के बारे में। राइट, तो पहला ऑथर जो है वो ये है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो, my reading gradually broadened out from a narrow base as I looked up references in articles, books I read। Now what he says कि बोल रहे हैं कि मेरे नॉलेज जो है एक नैरो बेस से शुरू हुआ और वो ब्रॉडन हुआ और बढ़ा मेरा नॉलेज बेस। कब, कैसे? एज आई लुक्ड up references in
द आर्टिकल्स, जो आर्टिकल पढ़ा उसके आर्टिकल पढ़ा, बुक्स पढ़ा, राइट, उस बुक के अंदर जो रेफरेंस दिए हुए थे उसको पढ़ने के बाद, पहले बुक पढ़ा तो एक नैरो बेस हुआ, आर्टिकल पढ़ने के बाद एक नैरो बेस बना सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन जब उसके रेफरेंसेस जो उन्होंने कोट करे थे उसको जब पढ़ा तब जाकर के मेरा जो है ग्रेजुअली, एक आर्टिकल पढ़ा तो थोड़ा और ब्रॉड हुआ हमारा नॉलेज बेस, दूसरा आर्टिकल उसका पढ़ा जो रेफरेंस आर्टिकल था तो और बड़ा हुआ, ऐसे करके मेरा ब्रॉडन हुआ व्यूज, राइट. देन ही सेज sometimes I return to the original source for more in-depth information. मतलब जैसे मान लो कि एक बुक पढ़ा, पहली बार पढ़ा, पढ़ने के बाद एक छोटा सा एक बेस बना, उसके बाद उसके रेफरेंस पढ़ा, रेफरेंस पढ़ने के बाद थोड़ा बढ़ा, लेकिन कई बार और क्लियरिटी नहीं आई, राइट, तो फिर दोबारा ये बुक को दोबारा पढ़ा, या कोई भी एक आर्टिकल उठाया जो मुझे बहुत पसंद था, उसका एक आर्टिकल पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रॉड हुआ, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे ना और क्लैरिटी डेवलप होनी चाहिए सब्जेक्ट पे, तो फिर उस आर्टिकल को पढ़ा या उस बुक को पढ़ा. दैट इज कॉल्ड द रिटर्निंग टू द सोर्स. आई रिटर्न टू द ओरिजिनल सोर्स फॉर मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस के लिए. द मोर आई रीड the better it all fitted together. ठीक है, the more I read, better it all fitted together and it linked back to the undergraduate research on other topics so gradually. ठीक है, the more I read, the better it all fitted together and it linked back to undergraduate research on the other topics so gradually it became part of my overall world view, right. तो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं पढ़ते गया, इट ऑल फिटेड टुगेदर का मतलब हुआ कि जो जो चीजें, मतलब जितनी चीज पढ़ते गए वो एक दूसरे से लिंक्ड होती गई चीजें, राइट, एक दूसरे से लिंक्ड होती गई, and it linked back to the undergraduate research. मतलब जो undergraduate research में भी जो लिंक जो, ठीक है, so it became it linked back to the undergraduate research on the other topics. अदर टॉपिक से भी वो रिलेटेड उसको मिला ग्रेजुअली, मतलब वो ऐसा भी उसने पाया, एंड देन इट बिकेम माई ओवरऑल वर्ल्ड व्यू. उसका एक ओवरऑल व्यू उसका बन रहा है कि वो अराउंड द वर्ल्ड कैसे चीजें होती हैं, तब इसको समझ में आया. देन ही सेज कि इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द डिजिटेशन, द लिटरेचर रिव्यू टुक लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. मतलब सबसे ज्यादा टाइम जो है वो लिटरेचर रिव्यू में भी ही लगा. In terms of writing the dissertation, the literature review took longer than anything else. As I read more, I could edit out bits no longer necessary or relevant. ठीक है, क्या किया फिर? As I read more, I could edit out bits no longer necessary or relevant. तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो उस केस में क्या, चूंकि ये लिखना बड़ा टीडियस था, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये रिव्यू लिटरेचर की या ये इस आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया. दिस टुक ए लॉन्ग टाइम एंड आई फाउंड इट क्वाइट चैलेंजिंग. However, the benefits of having done all the reading paid off in my dissertation. लेकिन जितनी जो रीडिंग करी वो मुझे पे किया डिजिटेशंस में, राइट, एज वेल एज इन माय वर्किंग लाइफ, दोनों ही जगह पे उसने पे किया. ऑल रीडिंग पेड ऑफ इन माय डिजिटेशन एज वेल एज इन माय वर्किंग लाइफ. आई फील आई हैव ए सीरियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब इस प्रोसेस में वो बोल रहे हैं कि आई फील, मुझे लग रहा है कि मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में काफी अच्छी जानकारी है.
एंड इट हैज बिल्ट माई कॉन्फिडेंस इनॉर्मसली। इससे क्या होता है कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। माई रिसर्च वॉज बेस्ड ऑन एजुकेशनल ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स, सो आई हैड द वर्किंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर आई हैड द लिटरेचर अंडरपिनिंग। मतलब बोल रहे हैं कि मेरा लर्निंग जो मेरा रिसर्च जो था वो ई एजुकेशन मतलब एजुकेशन ई लर्निंग प्रोजेक्ट पे था, और इसके बारे में मुझे पहले से जानकारी थी उसको, बिफोर लिटरेचर रिव्यू लिखने के पहले। इट हेल्प्ड वैलिडेट व्हाट आई हैड लर्नड इन प्रैक्टिस। तो उसने क्या किया, उससे क्या हो, इट हेल्प्ड वैलिडेट, मतलब कि उससे उसका वैलिडेशन भी हो गया ना कि वो क्या लर्न कर रहा है। आई हैड लर्नड इन प्रैक्टिस, मतलब पहले वो सीख भी चुका था ना, पहले उसको चीजें पता थी, और जब ये लिखा तब उसको पता चला यस आई नो एंड व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट और व्हाट एवर इट इज, और आई एम इन द राइट डायरेक्शंस। ठीक है। दूसरा आदमी क्या लिखता है, इट्स अलग अलग लोगों की व्यूज है कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो क्या प्रोसेस है। तो चलो जान दो, कोई बात नहीं। ओके, चले। दूसरा ऑथर जो है वो उसके अपने व्यूज देखते हैं। He says, given the primarily practical nature of my agitation, the original focus of literature review did not change greatly during the writing process. यहां पे क्या बोल रहे कि उसका थेसिस जो था वो प्रैक्टिकल नेचर का था, तो बोल रहे कि ओरिजिनल फोकस जो था लिटरेचर रिव्यू का वो चेंज नहीं हुआ, डिड नॉट चेंज ग्रेटली, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस में। पहली चीज एक बात बोली, एट द ऑनसेट आई फोकस्ड ऑन 3 मेन एरियाज, राइट। 3 मेन एरियाज में क्या क्या, एक जनरल बैकग्राउंड टू द पोजीशन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, in English language teaching, comma, the effects of instructions or learning and the specific feature of pronunciation under consideration of the study। ये 3 अंडर हेडिंग में, मेन हेडिंग्स में इसने लिटरेचर रिव्यू किया। The most obvious change in focus come from the fairly general reading which accompanies early research to the more specific reading which becomes necessary as idea and focus are refined। तो बोल रहा है पहला बात कि द मोस्ट ओवियस चेंज इन फोकस जो आया, पहली बात बोले कि कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, द चेंज जो हुआ दैट डिड नॉट चेंज ग्रेटली। रिव्यू लिटरेचर जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ ये बात, लेकिन चेंज हुआ। तो पहला चेंज कहा, मोस्ट ओवियस चेंज जो हुआ वो बोल रहा है वो कहां से आया, बाई फ्रॉम फेयरली जनरल रीडिंग से, जनरली जो बातें पढ़ रहा था, विच accompanies अर्ली रिसर्च टू द मोर स्पेसिफिक रीडिंग्स। मतलब अर्ली रिसर्च के लिए उसने पहले एक जनरल रीडिंग शुरू करी, उसके बाद मोर स्पेसिफिक रीडिंग करी, तब जाके विच बिकेम्स नेसेसरी एज आइडिया एंड फोकस आर रिफाइंड। तो पहले तो जनरल बात पढ़ी, उसके बाद और जब डेप्थ में स्टडी करने लगा, मोर स्पेसिफिक में जाकर के स्टडी करने लगा, तब उसको लगा कि हमारे आइडियाज और फोकस जो है उसको रिफाइन करना जरूरी है, तब उसको रियलाइज हुआ, और उसके बेसिस पे कुछ चीजें जाकर के उसने चेंज करी रिव्यू लिटरेचर में। सी दिस आर ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि वो ऐसा नहीं सोचता है, यदि ये सोच रहा है, देखो मतलब सिंपली चीजें हैं, सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को और किसी भी चीज को हम कैसे लेते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में वो चीजें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। इफ समबडी सेज कि ठीक है कोर्स में हम आ गए, हमें तो बस कैसे करके अपना डिग्री लेके चले जाना है, दैट इज नॉट द एटीट्यूड। एटीट्यूड में यदि ऐसा है तो फिर वो बाकी चीजें नहीं करेगा आदमी, क्योंकि वही चीजें कंटिन्यू, देखो 5 साल 3 साल या 2 साल जो भी टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कोई भी चीज एक तरीके से यदि कोई 2 साल तक काम कर रहा है तो उसको एक हैबिट में क्रिएट हो जाएगा, वो सारी चीजें उसी तरह की उसकी आदत बनती जाएगी करने की, वो हमेशा वहां से लर्न करेगा एक चीज।
तो वो यदि गलत लर्न किया तो गलत ही जिंदगी में प्रैक्टिस कर, सही लर्न किया तो सही ही प्रैक्टिस करने वाला है। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको रिफाइन करना है। यदि आपको लग रहा है कि इस रिफाइनमेंट जो है वो एक स्मार्ट प्रोसेस है, कि हम मान लो कि लाइफ में हम आगे चल रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलती कर दी, तो अभी ही उसके चेंज को इनकॉर्पोरेट कर लेना, दैट इज द स्मार्टनेस है, ताकि आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलने पड़े। लेकिन वो यदि लंबा और प्रोलॉन्ग होएगा और किसी ने यदि उस चीज को पकड़ा कि अच्छे से नहीं हुआ, एग्जामिन हो गया, तो उसको लंबा पेमेंट भी देना पड़ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गंदे होंगे। तो करेक्ट। सो इसलिए ये चीजें जो हैं, यहाँ पे एक आइडिया जो लाइफ के लिए भी लर्निंग है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं कि जब मोर जनरल आइडिया से जब मैंने पढ़ना से स्पेसिफिक की तरफ गया, तब जाकर के ये सब विच बिकेम नेसेसरी एज आइडिया एंड फोकस आर रिफाइंड, तब जाकर रिव्यू लिटरेचर में चेंज करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, वाइल रीडिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन विद इन लैंग्वेज टीचिंग, इट quickly became apparent that I needed more information on what kind of pronunciation model was desirable for a student. पढ़ते वक्त उसको मतलब तब जाकर के समझ में आया, आई नीडेड मोर, कि ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहिए इस बात पे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन मॉडल्स आर डिजायरेबल फॉर द स्टूडेंट्स। दिस इन टर्न लेड टू नीडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द नोशन ऑफ comfortable intelligibility and accepted definition of the concept। तो इसलिए उसको ये लगा कि ये टर्म्स मुझे लेके आना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो भी चीज मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। विथ रेस्पेक्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन लर्निंग, I began by reading easily available books about the general theories of second language acquisition. This helped me to provide evidence that instruction appears to facilitate learning. यहाँ पे इसको पता चला कि instruction जो है it facilitates learning. The majority of research, however, focused on general learning rather than a specific learning of pronunciation. Though some of the reading I did, I found references to articles about other studies which were of interest. In addition, I used ERIC and Athens extensively to search for relevant articles which were ordered from British Library. वो ब्रैकेट में लिख रहा है, I was working in Germany at the time and had limited access to the library. तो मतलब उसने लाइब्रेरी की जो आर्टिकल जो था उसको जहां पे था वहां पे उसको लिमिटेड एक्सेस था, इसलिए उसने दूसरी लाइब्रेरी से भी ऑर्डर किया और उसको पढ़ा। तो पढ़ने के बाद मतलब चीजें बहुत सारी चीज, मतलब इस ऑथर का यदि देखोगे जो रिव्यू लिटरेचर पे काम किया, देखो सारे लोग एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, आप भी रिव्यू लिटरेचर लिख रहे हो, मैं भी लिख रहा हूं, राइट, तीसरा आदमी भी लिख रहा है, लेकिन देखो सबके एक्सपीरियंस देख रहे हो, किसी को कोई बात चुभ रही है, किसी को कोई बात स्ट्राइक कर रही है। लर्निंग सारे रिव्यू लिटरेचर ही लिख रहे हैं, लेकिन पहले वाले ऑथर की बातें दूसरी थी। यहां पर इसने बोला कि पढ़ने से क्या क्या फर्क पड़ा, और दूसरी चीज कि पढ़ते बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, राइट। एक्सपीरियंस की बात, जो ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बेसिकली। ओके, आगे चले। थर्ड बंदा, राइटिंग ए पीएचडी डिजिटेशन, उसका एक्सपीरियंस जो है, इज लाइक स्विमिंग इन एन ओशन साइज पूल, ठीक है, फुल विथ ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट मैरीन लाइफ्स। मतलब इसका एक्सपीरियंस है कि पीएचडी का डिजिटेशन लिखना वो कैसे है, एक ओशन साइज पूल, बड़े पूल में स्विम करने के बराबर है, राइट। स्विमिंग इन एन ओशन साइज पूल जिसमें फुल वैरायटी ऑफ डिफरेंट मैरीन लाइफ्स हैं, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं उसमें,
जैसे स्विम करना डर डर के कि भाई कहीं जान न चले जाए, समथिंग लाइक दिस. सो दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स he discussed about writing a PhD dissertation. You need to sort out them in accordance with the differences and similarities. Right? कि differences और similarities के बीच में मतलब कि उसके हिसाब से sort out करना है कि मतलब हमारा रिसर्च बाकी लोगों से डिफरेंस है वो उसका एक ग्रुप बना लिया, और हमारा रिसर्च बाकी लोगों से सिमिलर है वो उनका एक अलग ग्रुप बना लिया. राइट. Most of all, it is important to find a nice habitat for your PhD or restructure the whole ecosystem of the pool if you can. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि उसमें से फिर आपको अपना पोजीशन ये करना कि कहां से आप काम करोगे नहीं, या वो बोल रहे हैं ना कि और रीस्ट्रक्चर द होल इकोसिस्टम ऑफ द पूल. ठीक है, रीस्ट्रक्चर होल इकोसिस्टम ऑफ द, जब मैरीन लाइफ है सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसीलिए वो मेटाफोर यूज कर रहा है कि ताकि आप वहां से कनेक्ट करोगे तो उसकी फीलिंग को आप समझ सकते हो. उसके बाद बोलता है सिंस ए स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच it is normal to revise the original literature review in the course of doing research. क्योंकि वो स्क्रैच से शुरू करता है लिखना, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जरूरी है, ये नॉर्मल है कि अपने ओरिजिनल रिव्यू लिटरेचर को रिवाइज करना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डूइंग द रिसर्च. जब आप रिसर्च कर रहे हो उसके बीच में रिवाइज करना. इन मेनी केसेस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर शिफ्टिंग ओवर टाइम, a development which makes the student change the focus of his or her literature review. जैसे जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शिफ्ट होएगा ओवर टाइम तो उसके हिसाब से उसको अपना फोकस भी चेंज करना पड़ेगा लिटरेचर रिव्यू का. एट द एंड ऑफ द डे it is just a process of building a solid and coherent foundation prior to making main argument in the next chapter. समझिए, तो बाकी ये उसका पूरा का पूरा जो है पर्पस क्या है कि इट इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ सॉलिड एंड कोहेरेंट फाउंडेशंस बनाना प्रायर टू मेकिंग द मेन आर्गुमेंट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. मतलब उसके और सॉलिड फाउंडेशंस बना करके और फिर उसके आर्गुमेंट्स को आगे यूज करना. तो मेन पर्पस जो है लिटरेचर रिव्यू का ये है. दैट्स व्हाट इट इज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड ऑथर. ओके, नेक्स्ट ऑथर का एक्सपीरियंस क्या है लिटरेचर रिव्यू के बारे में. तो नेक्स्ट ऑथर का जो है एक्सपीरियंस देखते हैं, व्हाट ही वांट्स टू से. ही सेज आई मस्ट कन्फेस, पहली चीज आई मस्ट कन्फेस दैट माई लिटरेचर रिव्यू वाज रिटन इन द फाइनल फ्यू मंथ्स ऑफ माई PhD. पहली चीज वो बोला कि मेरा रिव्यू लिटरेचर लास्ट में लिखा गया जब मेरा फाइनल हो गया था, तब मैंने लिखा. जबकि एक्चुअली मेरा रिव्यू लिटरेचर कहां से शुरू होता है, स्टार्ट से शुरू होता है तब जाके एंड होता है. जब आइडिया जब कंसीव होता है तब से शुरू होता है और तब जाकर के एंड होता है. क्या बता रहा है ना. तो इसे कि my PhD was done before the requirement that students write a literature review in the first year. मतलब जब इसने अपने PhD के लिए इनरोल किया होगा तो उस समय ये रिक्वायरमेंट नहीं था कि पहले आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना है, फर्स्ट ईयर में ही आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था. ठीक है. अब 10 आई फोकस्ड माई टाइम ऑन राइटिंग पेपर्स. इसलिए उसने बोला कि मैंने अपना टाइम जो था पेपर लिखने पे लगाया. राइट. with a specific literature review to complement the data being presented. ठीक है. तो वो उसने पेपर विथ स्पेसिफिक लिटरेचर रिव्यू, मतलब उस पेपर में जो चीज चाहिए था, जैसे हमने लिखा था, हमने अपना प्रोटोकॉल का लिखा जो MSc के थीसिस में, लेकिन हमने लिटरेचर रिव्यू को कब मॉडिफाई किया फाइनल, कि जब सारे पेपर लिख लिए थे तो उसके डेटा से जाकर के मॉडिफाई किया था. हमने भी वैसा काम किया है. अरे
तो यही बोल रहा है कि जब हम पेपर लिख रहे थे उस समय पे स्पेसिफिक लिटरेचर रिव्यू करा था, टू कम्प्लीमेंट द डेटा बीइंग प्रेजेंटेड, उस पेपर में जो डेटा प्रेजेंट किया था उसके लिए, उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए जो लिटरेचर रिव्यू लिखना था वो चीज लिखा था मैंने. एंड देन wrote the overall literature review for the thesis by drawing from these. मतलब उसके बाद उन्हीं सारे पेपर में से उठा करके हमने लिटरेचर रिव्यू लिखा फाइनली, वो लास्ट में. ओके, राइट. हैविंग सेड दिस, I agree with the argument that the literature review is often revised in the light of the data collections. Naturally, कि जब डेटा कलेक्ट कर लेते हो, जब आप रिजल्ट आपका आता है, तब आपको पता चलता है कि नहीं लिटरेचर रिव्यू को रिवाइज करना चाहिए. दैट्स व्हाट, दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल. दैट्स व्हाट वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस. हमारे भी एक्सपीरियंस है जब तुम्हारा थीसिस लिख रहे थे एमएससी का, तो राइट. तो इसी तरह का था, तो रिवाइज होता है. इनफैक्ट सो मच सो दैट आई हैव गिवन अप ट्राइंग टू राइट एन इंट्रोडक्शन टू ए पेपर बिफोर आई हैड द डेटा. ठीक है. इनफैक्ट सो मच सो दैट आई हैव गिवन अप राइटिंग एन इंट्रोडक्शन टू द पेपर बिफोर आई हैव डेटा. मतलब इंट्रोडक्शन वो पहले नहीं लिखता जब तक उसके पास डेटा नहीं आ जाता है. I usually start the methods and result section first, उसके बाद then write introduction और उसके बाद जाके discussion. ये इसका लिखने का तरीका है. तो सबसे पहले ये बोला, ऑथर ने बोला कि मैं सबसे पहले मेथड लिखता हूँ, उसके बाद रिजल्ट लिखता हूँ, रिजल्ट के बाद मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद जाकर ही डिस्कशन लिखता हूँ. ठीक है जी, क्लियर. तो आपको समझ में आएगा, चौथे का व्यूज भी समझ में आए, राइट. ये पीएचडी स्टूडियो इसका साइकोलॉजी में. ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं और इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, थैंक यू.